नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान बिल के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन तेज। रेलवे ने बताया कि 41 ट्रेनें रद्द करनी पड़ेंगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का, जहां पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। बोले भाजपा राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में भाजपा को हराने के लिए भतीजे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे चाचा शिवपाल। जी हाँ दोस्तों, चाचा भतीजे का गठबंधन फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में हो सकता है और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर भाजपा को रोकने के लिए साथ आ सकते हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन तेज। रेलवे ने बताया 41 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से रेलवे और NHAI को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। इन प्रदर्शन के चलते रेलवे को दर्जनों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। गुरुवार को उत्तर रेलवे ने बताया कि पंजाब में किसानों के प्रदर्शन की वजह से 30 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। इसके अलावा छोटी दूरी की 11 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पंजाब में टोल प्लाजा पर अब तक 150 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो चुका है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बता दें कि राज्य में किसान 3 केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वे 1 अक्टूबर से टोल प्लाजा पर धरना दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान टोल संग्रह अधिकारियों को यात्रियों से टोल शुल्क नहीं लेने दे रहे हैं। किसान दबाव बनाकर वाहनों को बिना टोल दिए जाने दे रहे हैं। पंजाब में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 25 टोल प्लाजा है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी RP सिंह ने कहा पंजाब के सभी टोल प्लाजा से प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान करीब 50 दिनों से टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह करीब 150 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अधिकारी ने कहा कि NHAI ने टोल प्लाजा पर किसानों के विरोध के मुद्दे पर पंजाब के मुख्य सचिव के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर किसानों के प्रदर्शन के कारण राजस्व हानि के कारण राज्य में आगामी सड़क परियोजनाओं पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। पंजाब में किसान केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने आशंका व्यक्त की है। इनसे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है और उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया पर निर्भर रहना होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। बोले भाजपा राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भाजपा को घेरते हुए गुरुवार को कहा कि भाजपा के जंगल राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अपराधी को सत्ता का संरक्षण और अपराध को सामने लाने वाले पर मुकदमा दर्ज होने का अजीबोगरीब खेल चल रहा है। अखिलेश ने कहा कि कानून व्यवस्था यह नया रंग ढंग महिलाओं को निराशा में आत्महत्या करने को मजबूर कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े और दलित वर्गों तथा महिलाओं में असुरक्षा की भावना गहरे से घर कर गई है। एक तरह से तो भाजपा राज के जंगल राज में महिला होना ही सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अखिलेश ने कहा कि दलित समाज की बेटियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अयोध्या में सत्ता संरक्षित दबंगों द्वारा दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना अत्यंत दुखद है। बेटी को कब इंसाफ मिलेगा, यह प्रश्न सरकार से पीड़ित परिवार का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर्म स्थल गोरखपुर में स्कूटी सवार युवतियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि योगी के राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और अपराधी को पकड़ने के बजाय उसे उजागर करने वालों को ही पकड़ा जा रहा है। फतेहपुर में 2 नाबालिग बहनों का शव मिलने पर मां का बयान टीवी चैनल पर चलाने के जुर्म में 2 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। भाजपा राज में विभिन्न कारणों से कई पत्रकारों के उत्पीड़न और हत्या तक की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता और पदाधिकारी खुद तमाम अपराधों में लिप्त हैं और भाजपा सरकार इनको बचाने में ही सारी ताकत लगाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में भाजपा को हराने के लिए भतीजे अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करेंगे चाचा शिवपाल। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि वह 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में हर हाल में भाजपा को हराना चाहते हैं। इसके लिए वह समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन 75 जिलों में पूरी तरह से तैयार है। हम भाजपा को रोकने के लिए तैयार हैं। इससे पहले दीपावली पर अपने पैतृक आवास सैफई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी समेत सभी छोटे दलों के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने प्रसपा को गठबंधन में शामिल करने की भी बात कही थी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो चाचा शिवपाल को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। अखिलेश ने कहा था कि समाजवादी पार्टी सभी दलों के साथ
एडजस्टमेंट को तैयार है। कहा कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के साथ सपा गठबंधन नहीं करेगी। जसवंत नगर विधानसभा सीट प्रसपा के नेता के लिए छोड़ दी गई है और पार्टी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए भी तैयार है। शनिवार को इटावा स्थित सिविल लाइन स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने प्रसपा प्रमुख चाचा शिवपाल सिंह यादव को इशारों में चुनाव में गठबंधन के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान बसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 2 दर्जन से अधिक पार्टी नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में किसानों के फंड में बड़ा घोटाला, भाजपा विधायक समेत 16 के खिलाफ मामला दर्ज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रशांत बम समेत 16 लोगों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर फर्जी कागज पत्र बनाकर गंगापुर शक्कर कारखाने से 9 करोड़ रुपए घोटाले करने का आरोप है। बता दें कि बम गंगापुर तहसील से विधायक हैं और वे गंगापुर शक्कर कारखाने के अध्यक्ष भी हैं। बम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा यह एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम कारखाने को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बाधाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार कृष्णा पाटिल डुगामकर नामक व्यक्ति ने बुधवार रात गंगापुर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद विधायक समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने कारखाने के ऊपर कर्ज होने के चलते इसे फिलहाल अपने कब्जे में ले लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कसा नीतीश पर तंज, कहा असली गुनहगार तो आप हैं। जी हां दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। आरजेडी पिछले 2 दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग कर रही थी। मेवालाल ने इस्तीफा देने के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे बाद इस्तीफे का नाटक रचाया। असली गुनहगार आप हैं। आपने मंत्री क्यों बनाया? आपका दोहरापन और नौटंकी अब चलने नहीं दी जाएगी। एक अन्य ट्वीट पर तेजस्वी ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नियत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी, संविदा और समान काम समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार, जय हिंद। मेवालाल पर हैं ये आरोप। तारापुर से निर्वाचित जेडीयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वह भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी। पत्नी की डेथ केस में पूछताछ की मांग। मेवालाल चौधरी की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी राजनीति में काफी सक्रिय रही थी। वह जेडीयू के मुंगेर प्रमंडल की सचेतक भी थी। 2010 से 2015 में तारापुर से विधायक चुनी गई। वर्ष 2019 में गैस सिलेंडर से लगी आग में झुलसने से उनकी मौत हो गई थी। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत के मामले में उनसे पूछताछ की मांग की है। इसके लिए उन्होंने डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, ओवैसी ने की ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की पेशकश, बोले बीजेपी को हराने में करूंगा मदद। जी हां दोस्तों, बिहार में पार्टी के प्रदर्शन से गदगद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की निगाहें अब पश्चिम बंगाल पर है। ओवैसी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हाथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है। ओवैसी ने ममता के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की पेशकश करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने में तृणमूल कांग्रेस की मदद करेगी। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में ओवैसी ने ऐलान किया था कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। एआईएमआईएम की नजर अल्पसंख्यक आबादी वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर पर है। ममता ने ओवैसी को बताया था बाहरी। ओवैसी का टीएमसी को समर्थन वाला बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा था कि कुछ बाहरी लोगों को परेशान और आतंकित करेंगे। इसी के साथ उन्होंने राज्य की जनता से बाहरियों का विरोध करने का आग्रह किया था। ओवैसी की एंट्री से ममता को कितना नुकसान? बता दें कि बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री को टीएमसी खतरे के रूप में देख रही है। दरअसल इस बार विधानसभा
चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच होना तय है। वहीं बंगाल कांग्रेस और लेफ्ट की भी लड़ाई ममता से ही है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी बंगाल में मजबूती से उतरती है तो इसका सीधा नुकसान ममता को ही झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस ने ओवैसी पर लगाया आरोप। टीएमसी सांसद सौगता राय ने दावा किया था कि एआईएमआईएम को भगवा पार्टी ने टीएमसी के वोट प्रतिशत को कम करने के लिए लगाया है, जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ओवैसी की पार्टी का लक्ष्य ध्रुवीकरण का है। अधीर रंजन ने कहा था, लेकिन पश्चिम बंगाल आजादी के बाद से ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति को नकारता रहा है। अधीर रंजन ने इससे पहले एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम भी बताया था और कहा था कि उनका केवल एकमात्र लक्ष्य मुस्लिम वोटों का बंटवारा और सेकुलर दलों को नुकसान पहुंचाना है। बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री ने राजनीतिक दलों की चिंता और बढ़ा दी है। विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का फैसला लेने वाली सीपीआई-एम और कांग्रेस ने मंगलवार रात को बैठक की। बैठक में अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति निर्धारित करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों दलों ने अल्पसंख्यक समुदाय के जाने माने व्यक्तित्व और सामुदायिक नेताओं तक पहुंचने की योजना बनाई है। दोनों दलों ने मिलकर 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर विशेष कार्यक्रम के आयोजन का भी फैसला किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एस जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग और विदेश मंत्री को नोटिस। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और मंत्री को नोटिस जारी किए हैं। इन याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्त स्थानों के उपचुनावों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी गई है। जयशंकर के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़ी की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंगे और इसे गैर नियमित सुनवाई वाले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। जयशंकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया। ये याचिकाएं गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2019 में संपन्न उपचुनाव से संबंधित हैं। ये दोनों सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीत ली थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सुषमा स्वराज की जगह विदेश मंत्री बनाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी सी साध रखी है। अब खुलकर नहीं, संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि अब अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है। मित्र ने बताया अकेले चुनाव लड़ने का फॉर्मूला। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो है उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं, चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को कब, किससे और कैसी बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाले शख्स हैं। अशरफ का एक भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में कार्यरत है। चुनाव से पहले एलजेपी के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ ही तैयार करते रहे हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांडे ही चिराग पासवान को गाइड करते हैं। एलजेपी के ही एक नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घोटालेबाज मंत्री मेवालाल की जाएगी कुर्सी। भद्द पिटने के बाद सीएम नीतीश ने किया तलब
जी हां दोस्तों, क्या घोटालेबाज शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की कुर्सी जाने वाली है? शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया था। इसके बाद वे सीएम हाउस गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल को आवास बुलाया और आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन संभावना है कि मेवालाल के घोटाला प्रकरण पर ही चर्चा हुई होगी। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व गठित एनडीए की सरकार में तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कभी पार्टी से निष्कासित किए गए नियुक्ति घोटाला में आरोपित मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में जगह देकर नीतीश कुमार फंस गए हैं। बता दें कि मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। 2010 में जब कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कुलपति बनाया गया तो उनकी पत्नी नीता चौधरी जेडीयू से विधायक बनी, लेकिन जब नियोजन घोटाले में उनका नाम आया और तभी विपक्ष में रहे सुशील मोदी ने जब सदन में यह मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। हालांकि जेडीयू ने 2015 में फिर उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद वे तारापुर ने विधायक निर्वाचित हुए और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, मेवालाल चौधरी का एक और वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बड़े घोटाले के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का एक और कारनामा सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, इसका वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि वायरल हुए वीडियो में मेवालाल चौधरी एक गांव में झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें जनगण मन सही से याद नहीं है। वीडियो तब का है जब मेवालाल चौधरी विधायक थे। राजद ने इस वीडियो को लेकर फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो को ट्वीट करके कहा गया कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहां डुबा दी? गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बड़े नौकरी घोटालों के आरोपों को अपना शिक्षा मंत्री बनाया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार का राज्यपाल रहते मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमआई ने बेचे 50 लाख फोन, रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर मारा ताना, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने त्योहारी सीजन में चीनी सामानों के कथित बहिष्कार की अपील के बावजूद भारत में इसके उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री पर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया, जो घरेलू सामान की खरीद को बढ़ावा देती रही है। रवीश कुमार ने बुधवार शाम अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि चीनी मोबाइल फोन कंपनी का भारत में धंधा अच्छा चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोदी मीडिया ने जनता को मूर्ख बनाया है। राजनीतिक दल के साथ मिलकर चीन को लेकर जन विरोध का ड्रामा किया गया, डिबेट की गई ताकि सरकार से सवाल करने वाले दूसरे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। प्राइम टाइम शो एंकर रवीश कुमार ने आगे कहा कि चीन से आयात बंद कर रहे हैं, अब चीन के सामानों की खैर नहीं। इन सब के बीच यह खबर चुपके आकर चली जाती है कि चीनी कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन बेच लिए। दिवाली पर भी धंधा चोखा रहा। दरअसल उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। बिजनेस लाइन की खबर के अनुसार त्योहारी सीजन में एमआई इंडिया ने भारत में 50 लाख स्मार्टफोन बेच डाले। इसके अनुसार शाओमी के एमआई इंडिया ने mi.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 50 लाख स्मार्टफोन बेचे। कंपनी ने कहा कि इसने फेस्टिवल सेल जैसे अमेजॉन पर ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज के तहत 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ये डिवाइस बेची। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ मेवालाल नहीं, नीतीश के 14 में से 6 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं गंभीर आपराधिक केस। जी हां दोस्तों, बिहार की नई नवेली नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निशाने पर हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।